नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर प्रणव भारती जी की लिखी कहानी चांद की किरचें। बरसों पहले की याद उसे कुछ ऐसे आने लगी जैसे कोई गड़गड़ाता बड़ा सा बादल का भयंकर शोर मचाता टुकड़ा मन के आंगन में टूटने की तैयारी में हो। दो निस्तब्ध सूनी आंखों में न जाने क्या भरा था, वेदना, असहजता, भय या किसी अनहोनी को सहने की तैयारी करती बेचारगी। वह जीवन के सत्य से परिचित थी, बड़ी शिद्दत से स्वीकारती भी थी, बहुत पहले से। किंतु सोचने और स्वीकारने में इतना बड़ा फर्क है, जैसे समतल और पर्वत की ऊंचाई में। उसने ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था, या ऐसे वह कभी सोच ही नहीं पाई थी। या शायद मुख छिपा लेना किसी भी कष्ट का सामना करने से अधिक सरल उपाय है। कभी लगता है ये रहा सामने पर्वत, अभी इसकी चोटी पर चढ़कर पताका फहरा देंगे। लेकिन जैसे जैसे मोड़ों से गुजरती चलती है जिंदगी, वैसे वैसे मन की सीढ़ी टूटने की कगार पर आकर बुरने लगती है। संभवतः ऊपर चढ़ने के प्रयास में साहस की ऑक्सीजन धोखा देने लगती है और बेहद भयंकर सुर में पगडंडी चीखने चरमराने लगती है। सोनी आंखों से एकटक एक ही दिशा में घूरते हुए पलक झपकना भूल न जाने कहाँ घूरती रही वह। प्रश्न था, वह थी कहाँ? कौन सा अनजाना देश था, कौन सा परिवेश था, कौन सी जमीन थी, और था कौन सा दयार? यह एक शाश्वत सत्य था जिससे वह जूझ रही थी। पहले भी जूझी है, कई औरों के लिए, आज स्वयं के लिए। इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर आदमी जूझता है, वह कोई अनोखी नहीं। आदमी जूझता है, लड़खड़ाता है और फिर से टूटकर जुड़ने की कोशिश करता जुड़ ही जाता है। बेशक दिली जमीन पर जुड़ने की खरोच ताउम्र साथ साथ घिसटती रहे। पति पत्नी का, दोनों का एक साथ अस्पताल में दाखिल होना, एक की हिलती हुई जिस्म की दीवार का अचानक न जाने कौन से सीमेंट से जुड़ जाना, और जो ताउम्र हंसता खिलखिलाता रहा हो, जिसकी जिस्मानी दीवार से लोग ईर्ष्या करते हो, उसका अचानक ढह जाना। न इसमें उम्र की बात बीच में नहीं आती, इसमें बात है समय की। यह समय ही तो है जो न जाने आदमी को कहाँ से कहाँ खींच लाता है। अच्छा भला खिलखिलाता आदमी मिनटों में न जाने कौन सी दुनिया का वासी बन जाता है। जब उसे अस्पताल से घर ले जाने की छुट्टी दे दी गई, और दे क्या दी गई, डॉक्टर्स उसकी बेटी को कई दिनों से उसे घर ले जाने की बात कर रहे थे। उन महाकाय मशीनों को देखकर वह उलझन में थी। कैसे छोड़कर जाएं एक सांस लेते हुए आदमी को, एक ऐसे जिस्म को, मन को, जिसके साथ उसके जीवन का सभी कुछ तो साझा किया था। उसे समझ आना ही था कि कुछ असामान्य तो है ही, लेकिन मौत कहाँ असामान्य है। जैसे जन्मती है वैसे ही मृत भी हो जाती है। जानती थी उसका वहां से ले जाना दरअसल उसको धोखे में रखने के लिए था, लेकिन कितने दिनों के लिए, यह कुछ पक्का न था। शायद उसके खुद के शरीर की हिफाजत के लिए डॉक्टर्स उसे उस वातावरण से बाहर निकालना चाहते थे। वह गूंगी हो गई थी, शिथिल भी। मुख पर शायद कोई गोंद, या शायद फेविकोल जैसी चीज चिपकाना जरूरी था। हाय तौबा मचाने से कुछ हासिल कहाँ होने वाला था, ऐसे ही थोड़े ही कहा जाता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब खुद को तीसमारखा समझे तो बेशक समझते रहे। वह निस्पंद थी, निर्विकार भी। वह कोई साध्वी नहीं थी, आम इंसान थी। सारे अंधेरे उजालों के बीच से गुजरने वाला एक आम इंसान, जिसे इस घड़ी में भी वर्षों पूर्व की याद ने किसी और शिला पर घसीट कर पटक दिया था। जैसे कोई धोबी जोर जोर से मोटे ढीठ कपड़ों को नदी किनारे पटक पटक कर नहीं धो देता, कुछ ऐसे ही। लेकिन कपड़ा फट जाता है, कभी कभी साफ ही नहीं होता। उसे नहीं पता वह कितनी मैली थी, कितनी साफ, किंतु वह भीतर से चिथड़े चिथड़े हुई जा रही थी। बिना दम का ऐसा कपड़ा जो जरा सा हाथ लगते ही कत्तर बन सकता था। आज अचानक उसे क्यों याद हो आया
वह दिन जब अपने अस्तित्व से बेखबर कोने में जमीन के एक टुकड़े पर बैठी वह जैसे किसी अनजान लोक में थी, आंधियों की आवाज को दूर से अपने पास आते हुए सुनती हुई, एक अजीब सी स्थिति में अपने ही दिल की धड़कन सुनती हुई, जैसे कभी कोई धौंकनी शोर मचाने लगे या फिर अचानक नीरव स्तब्धता दिमाग की नसों को चीरती हुई गुजरने लगे। पल भर में अस्तित्व के टुकड़े होते देखता है मन, भीगी बारिशों से निकलकर सूखे की निस्तब्ध चपेट में आ बिसुरना बड़ी आम बात है जैसे। ये थोड़ी सी कॉफी पी लीजिए। सामने सुहास था। टेक इट इजी प्लीज, हैव सम सिप। उसने सुहास के हाथ से डिस्पोजेबल ग्लास पकड़ लिया। उस दिन उसके हाथ कांप भी नहीं रहे थे। 2-4 घूंट में ही उसने कॉफी हलक के नीचे उतार ली। 5वीं मंजिल पर नीचे से आते आते कॉफी पानी हो गई थी। सुहास को महसूस हो गया शायद वह कोई पूजा सी कर रही थी मन ही मन, लेकिन वह जानती थी उसके मन में बोले जाने वाले श्लोक एक दूसरे में गड़बड़ होकर कुछ और ही बन रहे थे, अर्थहीन। कहते हैं श्लोक व मंत्रों का पाठ शुद्ध होना चाहिए। उसने मुख में जपने वाले मंत्रों या श्लोकों पर एक विराम लगाने का व्यर्थ सा प्रयत्न किया और महसूस हुआ कि मुख में तो नहीं, मस्तिष्क में कुछ वैसी ही कैसेट सी चल रही थी जिसका बजना बंद ही नहीं हो रहा था। प्रेम उसका देवर आईसीयू में था और वह उसकी कुशलता के लिए कुछ पाठ करना चाहती थी, लेकिन घबराहट या उत्सुकता या यूं कहें कि घबराहट भरी बेचैनी उसे कुछ भी करने नहीं दे रही थी। उसकी देवरानी भी साथ ही थी, लेकिन अपनी ननद के साथ वह उसको उस सूट में छोड़ आई थी जो उन्होंने वहां ठहरने के लिए लिया था। ननद के बेटे सुहास के साथ वह अस्पताल में थी। उसे परिवार में सबसे बहादुर समझा जाता था, लेकिन इस तथ्य से केवल उसके पति ही परिचित थे कि कोई भी अनहोनी घटना के बारे में सुनकर उनकी पत्नी सबसे पहले वॉशरूम भागती थी, फिर कहीं वह पूरी बात सुन समझ पाती थी। हाँ, रक्तदान में वह सबसे आगे थी। जहाँ किसी को रक्त देना होता वह किसी भी परिस्थिति में वहां पहुंचने का प्रयास अवश्य करती। कल यहाँ भी ब्लड डोनेट करके आज इस कोने में बैठी थी, उस अंधियारी भयभीत कर देने वाली रात में, जबकि उसकी ननद और देवरानी मारे घबराहट के कांपती रह गई थी और उनका रक्त लेने की मनाही हो गई थी। बेचारा सुहास बोर होने लगा तो डस्टबिन के पास जाकर सिगरेट पीने लगा। उसकी ओर से चेहरा घुमाकर, उससे कुछ वर्ष ही छोटा था, लेकिन रिश्ते में तो उसका बेटा ही था। खिड़की के स्लाइडिंग शीशे को खोलकर उसने रात के अंधेरे में कुछ खोजने की कोशिश भी की, शायद कोई किरण, मगर घुप अंधेरे में उसे काले बादलों के मंडराते गोल छल्लों के अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई दिया। उसने देखा सुहास उस बड़े हॉल से खुले स्थान में चहलकदमी करने लगा था। अचानक उसकी दृष्टि उस हॉल के दरवाजे पर गई जो आईसीयू की लॉबी में से बाहर की ओर खुलता था। कोई लंबी खूबसूरत मद्रासी संभ्रांत युवा महिला उस दरवाजे को ठेलकर अपने आंसू पोंछते हुए उसके सामने से गुजरते हुए सामने दूरी पर बने वॉशरूम की ओर जा रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। शिथिल पैरों से खड़ी होकर वह भी वॉशरूम की ओर बढ़ी। कितनी सुंदर और युवा थी वह महिला। वॉश बेसिन पर आईने के सामने खड़ी वह अपने चेहरे पर चुल्लू से पानी के छींटे उछाल रही थी, किंतु आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गोरी चिट्टी होने के साथ ही उसके चेहरे की प्राकृतिक ललाई ने उसे यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कश्मीर की खूबसूरती का ठहराव उसके चेहरे पर कैसे होगा। क्षण भर के लिए वह अपने देवर के बारे में सोचना भूल गई। क्या हुआ? उस अजनबी से पूछे बिना उससे रहा नहीं गया। वह चुप बनी रही। उस रोती हुई खूबसूरत महिला की सुबकियां और तेज हो गई थी और वह अपने आप को बेहद पस्त महसूस करने लगी थी। कैसे रोके उसकी खूबसूरत आंखों से फिसलते आंसुओं को। वह एकदम अजनबी थी और उसे लग रहा था कि वह युवा स्त्री अकेली है। क्यों परेशान हैं आप? उससे फिर न रहा गया। माई हस्बैंड इज डाइंग एंड दे से ही इज सर्वाइविंग। आई नो ही इज फाइटिंग। कहकर वह उसका मुख ऐसे ही आश्चर्य में खुला छोड़कर तेजी से वॉशरूम से बाहर निकल गई।
तब उसे याद आया था कि वह भी तो ऐसी ही स्थिति में थी। उस दिन सुहास ने उससे पूछा भी था कि क्या बात है, और यह भी कि क्या हम उस अकेली स्त्री की कोई सहायता कर सकते हैं। लेकिन वह मौन बनी रही थी। उसने अपने देवर को मोटी पाइपों के घेरे में देखा था और उसका मन तेजी से धक धक कर रहा था। कुछ ही देर बाद उस स्त्री को एक सफेद कपड़ा ढके स्ट्रेचर के साथ अपने सामने से गुजरते देखा था, जिसे अस्पताल के 2 सफेद पोश कर्मचारी उस हॉलनुमा कमरे से बाहर ले जा रहे थे। स्त्री सधे हुए पैरों से स्ट्रेचर के साथ चल रही थी। शायद वह अनहोनी की होनी स्वीकार कर चुकी थी। अब उसके बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं था। उसकी एक मुट्ठी कसकर बंद थी। न जाने उसमें क्या था। शायद टूटा हुआ चांद। प्रेम को स्वस्थ सकुशल घर लाकर सब बड़े प्रसन्न थे, किंतु वह उस स्त्री को बरसों नहीं भूल पाई थी। उसने किसी से जिक्र भी नहीं किया था। बस कभी भी वह आकर उसकी स्मृति में ठिठक जाती थी, जैसे कोई दरवाज़ा ठेलकर बाहर आए, या शायद जैसे वह उस दिन आईसीयू का दरवाज़ा धकेल कर आई थी। समय चक्र की इस घुमावदार पहाड़ी पर आज वह गुमसी होकर खड़ी थी। उसके हाथ ही नहीं, आज उसका सारा अस्तित्व ही बुरी तरह काँप रहा था। उसके लिए एक अलग सा दिन उगाया था। भीतर से टूटे पायदान पर खड़ी वह शायद भविष्य की दहलीज तलाशने का व्यर्थ सा उपक्रम कर रही थी। आज उसे बरसों पुरानी घुप रात की वह युवा खूबसूरत स्त्री फिर से क्यों याद आने लगी थी। शायद इसलिए कि आज उसकी भी मुट्ठी कसकर भींची हुई थी। अचानक उसके हाथ में चांद की किरचें चुभने लगी थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रणव भारती जी की लिखी कहानी चांद की किरचें।